हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसा कि कल की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अब से शिक्षक पात्रता परीक्षा की वीडियो आपको डेली अपलोड मिलेंगे। ये किसके लिए स्पेशली है? स्पेशली फॉर द सीटेट, ठीक है ना। ये वीडियो स्पेशली सीटेट वालों के लिए है जिनका एग्जाम आगे जस्ट आने ही वाला है, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था टॉप 25 एनवायरमेंट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 25 चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि साइकोलॉजी के वीडियो, ठीक है ना। CDP पढ़ेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें कि ज़्यादातर बताई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो आ रहे हैं उन सभी की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि हमारे वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कल के जो क्वेश्चन में डाउट था 3 और 8 वाले क्वेश्चन में, उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चंस में तो 3 वाले क्वेश्चन में जो आप लोगों को लग रहा था कि ऑप्शन ए सही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन उसका बी ही सही होगा। अगर ऑप्शन ए में कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर कीट की जगह कीड़े मकोड़े या कुछ और होता तो वो ऑप्शन सही हो जाता। मैंने भी NCERT में उसको चेक किया है, उसके बाद ही आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है ना। उसमें कीट की जगह अगर कीड़े मकोड़े होते तो वो ऑप्शन ए सही होता, पर जो कल हमने बताया था ऑप्शन बी वही सही है। और 8th वाले में आप लोग ए करेक्ट कर लीजिएगा, उसमें बाघ होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्या संवर्धित करेगा? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखने। ऑप्शन बी है अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने। और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षा रखनी है। और जो नहीं सही है उनके बीच में डिफरेंस बनाइए। 4 ऑप्शन है, अब 4 में से आपको करेक्ट कर लेना है कि कौन सा एकदम नहीं हो सकता है। तो विद्यार्थियों से कोई भी टीचर बहुत उच्च अपेक्षा नहीं रख सकता, और ना ही विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखना, ये तो एकदम गलत है। अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं। और एक रूप स्तर रखने, किसी से कम किसी से ज़्यादा एक रूप स्तर, ये भी नहीं रखा जा सकता। तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं और हमारा ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखना, ये सभी टीचर को रखना चाहिए। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षा रखनी चाहिए, जिससे कि उनके बीच क्या बना रहे, तालमेल बना रहे और वो उसकी गलतियों को सही कर सकें, सुधार सकें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विकास शुरू होता है, विकास कहाँ से शुरू होता है? उत्तर बाल अवस्था से, प्रसर पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल अवस्था से? बताइए विकास कहाँ से शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। विकास शुरू हो जाता है प्रसर पूर्व अवस्था से ही, ठीक है ना। विकास कहाँ से शुरू होता है? प्रसर पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए GK का जो निचोड़ है इस PDF में दे दिया गया है। GK ब्रह्मास्त्र की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करना होगा तो वो जाकर के जरूर देख लेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुविधि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? क्या इसमें बताना है? बहुविधि सिद्धांत के अनुसार। बहुविधि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है बताइए? बहुविधि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ठीक है ना। हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत है, उसमें उन्होंने सारी प्रकार की बुद्धि बताई है, किस किस प्रकार की बुद्धि को क्या क्या नाम दिया जाएगा। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने की या वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो उस टाइप की बुद्धि को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम लोग कहेंगे प्राकृतिक बुद्धि, ठीक है ना। प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन इसका देखिए जरा, तार्किक या गणितीय बुद्धि, ये हो जाएगी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन करना या कुछ भी तर्क करना, तो ये सब हो जाएगी तार्किक और गणितीय बुद्धि। भाषिक बुद्धि क्या होती है? भाषिक बुद्धि में वो बुद्धि आती है जो भाषाओं से रिलेटेड होती हैं। स्थानिक बुद्धि जैसे किसी स्थान से रिलेटेड हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि ये सब वर्ड से ही समझ में आ जाते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए सारे क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 क्या है? अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों की प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। तो यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि यह जो सिद्धांत है वो इनमें से किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए किस सिद्धांत पे ये आधारित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि के वितरण सिद्धांत पे ये आधारित है, ठीक है ना। बुद्धि का वितरण क्या होता है? सब में अलग अलग होता है। चलिए चलते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पे भी आधारित कर सकते हैं आप लोग। अगर यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता होता तो वो भी ऑप्शन सही हो सकता था, अगर बुद्धि का वितरण ना होता तो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाएगा? ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। जब पूर्व का अधिगम नए अधिगम को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा तो ये क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, दूसरा है निरपेक्ष स्थानांतरण, तीसरा है सकारात्मक और चौथा है नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए?
ऑप्शन बताइए, उसके बाद फिर हम सारे को एक बार कंफर्म कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। जब पूर्व का अधिगम नए अधिगम को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा है तो स्थानांतरण तो किसी टाइप का हुआ ही नहीं। जब स्थानांतरण किसी टाइप का नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, और कितने टाइप के होते हैं, और 2 टाइप के ये होते हैं, अधिगम का सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण। तो सकारात्मक क्या होता है, जब पूर्व का अधिगम नए अधिगम में सहायता प्रदान करेगा तो वो हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण, और जब पूर्व का अधिगम नए अधिगम को सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा तो वो हो जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है ना, तो ये सारा क्लियर हो गया। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थिति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा तो वो हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है बताइए, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगैतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना और भावात्मक व्यवहार। इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक गतिविधि। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चिंतन मानसिक स्तर पर होता है और इसमें अनुभवों, कल्पनाओं, सूचनाओं का सम्मिश्रण होता है, इसलिए किसे क्या कहेंगे, संज्ञानात्मक गतिविधि। संज्ञान में क्या आता है, सूचना आती है, अनुभव आते हैं, कल्पना आती है। ठीक है ना, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी, संज्ञानात्मक गतिविधि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवांशिकता संबंधी कारक क्या है बताइए। 4 ऑप्शन है, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। ठीक है, सारे ऑप्शन को पढ़िए, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न। क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन, आनुवांशिकता से संबंधी कारक क्या है बताइए, आनुवांशिकता से संबंधी कारक कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आंखों का रंग। आंखों का रंग क्या होता है, ये आनुवांशिकता से ही संबंधित कारक होते हैं, और सारे जो कारक होते हैं वो वंशानुक्रम ये सब हो जाते हैं, पर अभी इसमें जो ये सारे जो ऑप्शन है ये आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए जो है वही आनुवांशिकता से संबंधित कारक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है पढ़िए, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती हैं। त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जल्दी से सारे ऑप्शन को पढ़िए। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने में, भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा और आवश्यक उपचारात्मक त्रुटियां, युक्तियां। क्या होगा इसमें, क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसमें हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, 8th क्वेश्चन का ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनकी उपचारात्मक जो त्रुटियां हैं, मतलब जो वो गलती कर रहे हैं, उपचारात्मक युक्तियां, त्रुटियां में जो उनकी गलतियां हो रही हैं उनको क्या करें, सुधार कर सकें। सुधार करने के लिए त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सुधार की वो उन्हों किया जा सके। ठीक है ना, चलिए चलते हैं फिर 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, जल्दी से बताइए, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाएगा। इसका ऑप्शन तो सभी को एकदम अच्छे से पता होगा, बताइए खटाक से इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को ये दर्शाता है। ठीक है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या कहती है कि सभी की बुद्धि क्या नहीं होती, समान नहीं होती है, सभी में एक तरह के गुण नहीं पाए जाते हैं, ये होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। एक को छोड़ करके सभी वातावरणीय कारक जो इसमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन में वो विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है पढ़ लीजिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता और शारीरिक गठन। क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन सही बताइए जल्दी से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, शारीरिक गठन के अलावा सभी कारक जो होते हैं वो वातावरण को आकार देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन देखिए क्या है, श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य कुंठा का सामना करते हैं सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक उनको प्रॉब्लम किस चीज में होगी क्लास में। चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर बताइए क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन सही। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में। ठीक है ना, वो दूसरों के साथ संप्रेषण और सूचनाओं को बांटने में क्या होते हैं, असक्षम होते हैं। ठीक है, इसी की सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किस तरह से सीख सकता है सबसे बेहतर? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु में किस तरह से सबसे अधिक वो अच्छा सीख सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। किस तरह से वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा वह सबसे अधिक अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता देते हैं, पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से पहला अवस्था क्या होती है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदी पेशीय अवस्था, जो कहाँ तक होती है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ठीक है ना, इसमें बालक किसके प्रयोग से सीखते हैं, इंद्रियों के प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं वो सबसे अधिक तरीके से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, या किशोर अवस्था के दौरान? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होगा, ये आपको आंसर करना है। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन सही। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, किशोर अवस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। क्यों? क्योंकि किशोर अवस्था में ही सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है। रोल मॉडल वो किसी न किसी को मानने लगते हैं, मूवीज़ वगैरह में किसी हीरो हो गया तो उसको रोल मॉडल मानने लगते हैं। ठीक है ना, बहिमुखी प्रवृत्ति का विकास सबसे ज़्यादा इसी में होता है, और मित्र भावना, समूह भावना का चयन, ये सब इसी में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान ही। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है, ये आपको बताना है। जल्दी से ऑप्शन बताइए इसका क्या करेक्ट होना चाहिए। अनुवांशिकता को किस प्रकार का सामाजिक संरचना माना जाता है, बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना इसलिए माना जाता है क्योंकि वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, जो कि कैसे होंगे, स्थिर ही तो रहेंगे। ठीक है, उनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो कि स्थिर रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, व्यवहारवादी, संरचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी। इसमें से क्या ऑप्शन राइट होना चाहिए, ये बताइए जल्दी से। जैसे कि क्वेश्चन में ही है अवलोकनीय व्यवहार, तो अवलोकनीय व्यवहार को देखिए और हमको क्या ऑप्शन टिक कर देना है, व्यवहारवादी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारवादी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16 पढ़िए इसके सारे ऑप्शन को और क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान दिया करिए, कौन सा शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए बताइए कौन सा शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्शन ए पढ़िए, बी पढ़िए, सी पढ़िए, डी पढ़िए। सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम आंसर बताते हैं। पढ़ लिया, तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समाज के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना। ठीक है ना, विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। अगर हम ऐसा करेंगे बी वाले ऑप्शन को तरफ, तो क्या हो जाएगा, वो रटन शिक्षा की तरफ ज़्यादा जोर देने लगेगा। और एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या कहा जाता है कि रटन शिक्षा को बल नहीं देना चाहिए ज़्यादा। ठीक है ना, रटन शिक्षा को बल नहीं देना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा, ये आपको सब सही कर लेना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये नहीं करता है क्योंकि ये रटन पे ज़्यादा बल देगा, समझ पे तो दे नहीं रहा है, तो समझ के लिए नहीं दे रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 की तरफ। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है सीटेट का, पढ़िए इसको। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। ठीक है ना, बाल केंद्रीय शिक्षा से जोड़ करके पढ़िए इसको, ये काफ़ी पूछता है सीटेट में और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये ऑप्शन ए है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन बी है, उसको समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी है, इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे या उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, जल्दी से बताइए ऑप्शन इसका क्या सही होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ठीक है ना, जो बच्चे ये सब तोड़ करके उसको देख रहे हैं, तो ये क्या है, जैसे कि जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, उनके वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं।
तो वह अपने ज्ञान का निर्माण खुद कैसे करेंगे, यही सब काम करके। कि जिज्ञासु प्रभाव होता है तो वो वैज्ञानिक की सोच होती है एक तरह से, ठीक है ना। तो सबको आप लोगों का रिवीजन हो रहा है अच्छे से, आप लोग देखते रहिए। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 का क्या है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करेगा, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए देखिए क्या है, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, या शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ठीक है, जब क्वेश्चन को कंफ्यूजन हो जाए ऑप्शन में कि कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन को आप लोगों को कट करके देखना है। पहला है आर्थिक पृष्ठभूमि को, ये लास्ट से देखते हैं, आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो कभी भी आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने इससे कोई मतलब ही नहीं होता है शिक्षा में। दूसरा, सामाजिक स्तर को पहचानने में उससे क्या मतलब है कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, बैकग्राउंड को क्या मतलब होता है शिक्षा में, ठीक है ना। और उसके बाद शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, औचित्य स्थापित करने में क्यों पढ़ाना चाहिए, ये कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। सारे ही शिक्षक क्या होते हैं, सारे ही विद्यार्थी एक तरह होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या माना गया, सभी को समान रूप से, सभी के साथ समान व्यवहार करना, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। जैसा कि आप लोग समझ गए हैं अब कि तीनों ऑप्शन कट चुके हैं, ऑप्शन ए बी ही बच रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में ही शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है ना। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, क्यों करता है, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो चलिए चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर, ये है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन था अभी, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, ये किसकी तरफ संकेत करेगा, इसका ऑप्शन क्या है, बताइए। खटाक से आप लोग देख लेंगे, अभी ये डिस्कशन हो चुका है और ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, जल्दी से आंसर इसका दीजिए, सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नता से देखिए, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के समान एक समान नहीं होते हैं, ठीक। कोई भी आप दो जुड़वा बच्चों को भी ले लेंगे तो दो जुड़वा बच्चों में भी रुचि प्रतिभाएं एक समान नहीं होंगी, ठीक है ना। तो और दूसरे बच्चों में तो बात ही अलग है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नता से ये क्वेश्चन था। 19 हो गया। 20वीं तरफ चलते हैं, देखिए क्या है, पुरुष स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसकी तरफ आपको इशारा करेगा, क्या प्रदर्शित कर रहा है, इन चारों में से बताइए, बताइए जल्दी से आंसर। उसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा किसी का। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसकी तरफ प्रोत्साहित कर रहा है, बताइए क्या बता रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये किसको प्रभावित कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। इसका ऑप्शन ए ही क्यों करेक्ट है, समझ लीजिए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, या फिर लड़कियों को होम साइंस पढ़ना चाहिए, लड़कों को साइंस पढ़ना चाहिए, मतलब जब भी अंतर किया जाए या फिर किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको लैंगिक पूर्वाग्रह अगर ऑप्शन में है तो लैंगिक पूर्वाग्रह लगा देना है, आपका ऑप्शन 100% सही होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 क्या है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको अच्छे से। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस आने पर वह विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह कथन किसकी ओर संकेत करता है, यह कथन किसकी ओर संकेत करता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह कथन किसकी ओर संकेत करेगा, पढ़िए। फिर इसके बाद हम लोग इसको भी एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं सारे ऑप्शन के साथ आपको। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, क्यों, क्योंकि देखिए अब इसका समझिएगा, जब कभी कोई भी चीज़ आपको पता है, आपको प्रैक्टिकल कोई भी चीज़ करवाया जा रहा है, आपको दे दिया गया कि हाँ ये चीज़ है, अब उसके बारे में आपको ज्ञान अर्जित करना है, तो जब आकलन के लिए सीखेंगे तो मतलब ज्ञान अर्जित करना है तो वो जाएगा आकलन के लिए सीखना। आकलन का सीखना, ठीक है, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सीखने के लिए आकलन मतलब अब आपको कोई चीज़ सीखना है, उसके बारे में नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं कि हमको ये चीज़ सीखना है, तो उसके बारे में क्या क्या नॉलेज हो सकती है, तो वो जाएगा सीखने के लिए आकलन। और अभी जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट है सीखने का आकलन, इसको अच्छे से समझिए। सीखने का आकलन क्या होता है, जब आपको बताया नहीं जाए और आपको लेकर के कहीं चले गए, ठीक है, लेकर के चले गए, जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वो लेके गई, बच्चे क्षेत्र भ्रमण कर लिए, लेकर के वापस आ गई, वापस आने के बाद वो डिस्कशन हो रहा है कि भ्रमण पर चर्चा कर रही है, तो भ्रमण पर चर्चा कर रही है मतलब आपने जो सीखा है उसका आकलन कर रही है, सीखने का आकलन, ठीक है ना। जो आपने सीखा है कि उसका आकलन करिए, तो ये हो जाएगा सीखने का आकलन, ठीक। तो आप कभी भी आंसर गलत मत करिएगा, सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं। 21 का हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। अब आते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है।
क्या होना चाहिए 22 का आंसर, बताइए जल्दी से। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्या? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यही वाइगोत्स्की के द्वारा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहा है ना? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया क्या होती है? वो तो निरंतर चलती रहती है, और अधिगम भी क्या होता है? सीखना ही तो होता है अधिगम एक तरह से, वह भी निरंतर चलता है। तो जो विकास की प्रक्रिया हम लोग, विकास तो एक निश्चित है, वो तो जब होगा होगा, पर सीखने की कोई भी सीमा निश्चित नहीं है, वो हम लोग कभी ज़्यादा सीखते हैं कभी कम सीखते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है ना? अब चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या है? कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? इसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या होनी चाहिए? चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बताइए। कोहल वर्ग, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट। कोहल वर्ग का सिद्धांत आपको सभी को पता है, उन्होंने दिया है नैतिक दुविधा। कोहल वर्ग का पासवर्ड आप लोगों को क्या याद रख लेना है? नैतिक दुविधा। ठीक है ना? तो नैतिक दुविधा किसके किसके बीच है? उन्होंने 3 अवस्थाओं के बीच में बताया है, पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है ना? तो ये 3 बताई है, और तीनों में ही उन्होंने इस पर आलोचना क्या की गई है कि कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तर्कता और विविधताओं को महत्व ही नहीं दिया है ना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व ही नहीं दिया है अपने नैतिक दुविधा या फिर अपने सिद्धांत के माध्यम से। तो यही उनकी आलोचना का एक मुख्य कारण है। ठीक है? तो उनकी ये प्रमुख आलोचना क्या है, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तर्कता एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन 24th में। 24th को सुनिए, ये तो एकदम ऑप्शन आपको करेक्ट करना ही करना है। बाल केंद्रित आ गया भाई। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? बताइए इसका ऑप्शन सही। अगर सीटेट कायदे से पढ़ा है तो इसका ऑप्शन करेक्ट करिए सब। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होना चाहिए। पढ़ लिया सारे ऑप्शन को? तो चलिए, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बाल केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? इस प्रकार की पद्धति को नियोजित करेगी जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। उनको मतलब कि जोर जबरदस्ती नहीं किया जाए, वह स्वयं से सीखने के लिए प्रोत्साहित रहें, ऐसा करेगी नियोजित। ठीक है ना? कक्षा कक्ष को ऐसा बना देगी कि विद्यार्थियों को इंटरेस्ट आए, वो खुद से सीखने में सक्षम हो पाए ना, खुद से सीखने के लिए जागरूक हो, प्रोत्साहित हो, किसी की जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े कि बेटा पढ़ो पढ़ो। ठीक है ना? चलिए अब आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, सभी को पहुंचाना है। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, पार्ट 1 है पहला साइकोलॉजी का। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान हो सकता है, वह क्या होगा? जो सर्वाधिक योगदान देगा आत्मबोध हेतु, क्या होना चाहिए उसका ऑप्शन करेक्ट? 4 ऑप्शन आपके पास है, संगीत में, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या अंतःवैयक्तिक। क्या होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन? बताइए खटाक से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि अंतःवैयक्तिक। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? आंसर डी, अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक क्यों होगा? क्योंकि जैसा ही हार्वर्ड गार्डनर की आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि बहुविधि सिद्धांत दिए हैं, उसमें तार्किक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और सभी तरह की बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, ठीक है ना, भाषा विषयक, तार्किक बुद्धि, इस तरह के सभी बुद्धि को बताया गया है। प्राकृतिक बुद्धि, उसमें से एक है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, जिसमें उन्होंने बताया है कि आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा, वह हो सकती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसको सभी तक पहुंचा दीजिए। बहुत ही अच्छी आपके लिए प्रैक्टिस सेट आगे आगे लेकर के आएंगे, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चनों की नोट्स तैयार करेंगे। ठीक है ना? उसको लेकर के आएंगे। उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम फिर डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में।